हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉलबिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉलबिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी सोल्जर टेक्निकल का दोस्तों क्वेश्चन पेपर, जो दोस्तों आपका पुराना पेपर है। बिल्कुल आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे गए हैं। इनको आप दोस्तों तैयार कर लेंगे और ये पार्ट दोस्तों आपको खास तौर पर मिलेगा फिजिक्स का दोस्तों, अर्थात दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो इनको आप इत्मीनान से देखिएगा और सभी को तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, प्रारंभ करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हों और तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन आप ज़रूर निकालेंगे दोस्तों, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम मिटाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपका, जल का आयतन गर्म करने पर क्या होता है। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर इंक्रीजिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप जल को गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सी वाला दिखता है, पहले तो घटता है फिर बाद में बढ़ता है। आपने देखा होगा दोस्तों, द्रव का जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, वॉल्यूम के लिए दोस्तों टेम्परेचर और वॉल्यूम आप देखेंगे ग्राफ दोस्तों, तो इसका नेचर पहले क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है फिर बाद में ऊपर को जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है, देखिए आपका वॉल्यूम क्या हुआ, ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। जब आपने दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ाया तो पहले क्या होता है, कम होता है दोस्तों। ये आपका 4 डिग्री पर दोस्तों न्यूनतम होता है। आपको पता होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये आप नोट कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी मैक्सिमम होती है। कभी क्वेश्चन भी आता है आपका, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर देखिए डेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर वॉल्यूम आपका कम से कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, डेंसिटी आपकी बढ़ेगी दोस्तों तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब देखिए, जब आपका 4 के ऊपर आप जाते हैं तो आपका डेंसिटी कम होने लगती है दोस्तों और वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो इसीलिए आप कहेंगे आयतन के लिए दोस्तों आपका ये हो जाएगा, और वैसे घनत्व के लिए दोस्तों इसका विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की एक संचरण विधि नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है विच वन इज़ नॉट अ हीट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से आपकी कौन सी वाली हीट ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों, ऊष्मा का संचालन 3 विधियों से होता है मुख्यतया, जिनमें आपका चालन होता है दोस्तों, और एक आपका होता है संवहन, और एक आपका होता है दोस्तों विकिरण। तो इनमें यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा वाला है, प्रसारण दोस्तों आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों ऊष्मा की संचरण विधि का नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका द्रवों में गैसों में होता है जो वो आपका दोस्तों संवहन कहलाता है, और वैसे आपका चालन दोस्तों आपका होता है ठोसों में, और विकिरण दोस्तों होता है सूर्य के प्रकाश में, रेडिएशन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता डैडेस है। दोस्तों आपको बताना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर इंक्रीजिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। देखिए दोस्तों, अर्धचालक के बारे में आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर के बारे में दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो चालक और कुचालक के बीच के होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों कंडक्टर, एक आपका होता है इंसुलेटर। तो बीच का जो होता है वो दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखिए, इनमें सेमीकंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, इनमें देखिए जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो चालकता इनकी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आप कहेंगे बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है, तो इसीलिए इनकी चालकता बढ़ जाती है। अब देखिए, वैसे यदि आपका कंडक्टर के लिए आएगा, यदि आपका चालक के लिए आएगा दोस्तों, तो चालक में क्या होता है, ताप जो बढ़ाने पर दोस्तों आपका जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है, वो बढ़ जाता है। आप ध्यान देंगे, और इसके बढ़ने से दोस्तों आपकी चालकता कम हो सकती है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, अर्धचालकों में क्या होता है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है और चालकों में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्युत बल्ब जिस पर अंकित है 220 वोल्ट और 100 वाट, यदि यह 110 वोल्ट पर कार्य करता है तो शक्ति व्यय आपको बताना है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वेयर इट्स प्रिंटेड 2020 वोल्ट 100 वाट, इफ़ इट वर्क ऑन 110 फाइंड आउट पावर लॉस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपको पावर लॉस निकालना होता है तो आपको पता होगा फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों P बराबर V²/R। इसमें आप रखेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको V पता है, 110 है आपका दोस्तों, R आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रतिरोध निकालेंगे। अब प्रतिरोध निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप देखिए, प्रतिरोध के लिए आप V को ये इस्तेमाल करेंगे और P को दोस्तों 100 वाट इस्तेमाल करेंगे। और P और V में आपका जो आपका रिलेशन है दोस्तों, P V और R में, वो आपका वही होगा P बराबर V²/R। तो यहाँ से आप R बराबर निकाल लेंगे तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V²/P। तो यहाँ पर आप मान को रख देंगे। देखिए V² क्या हो जाएगा दोस्तों, 220 का स्क्वायर बट्टे आपका 100। अब देखिए कितना आएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए 20 से आप 20 काट देंगे तो आपका 22 × 22 आ जाएगा। तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही रख देंगे, गुणा मत कीजिए। तो इतना ओम दोस्तों आपका प्रतिरोध निकल के आ गया। अब इस प्रतिरोध को आप रख देंगे कहाँ पर, पावर जो आपको लॉस निकालना है, पावर लॉस P बराबर V²/R। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका देखिए दोस्तों, 2 बार आप कर देंगे, V² करेंगे तो आपका 220 × 220 आएगा।
और बट्टे क्या है दोस्तों, आपका प्रतिरोध कितना है, ये आपका है 22 × 22। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों, आपका 22 से 22 आप काट दें दोनों को तो आपका ऊपर 100 बचता है दोस्तों। तो आपका 100 वाट दोस्तों खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने दोस्तों, यदि आपने गुणा नहीं किया तो आपको फ़ायदा हुआ बाद में सॉल्व करने में। तो बहुत बार क्या होता है, यदि आप गुणा ना करें, उसको वैसे ही रख दें तो आपका ज़्यादा ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप जब भी पावर लॉस आपको निकालना होता है, क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो पावर लॉस को आप इसी प्रकार से निकालेंगे। इसे आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिक की विखंडन क्रिया निम्न में से किस में होती है। आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैपेंड। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, इसमें देखिए नाभिक का खंडन होता है, टूटता है, और उसके कारण दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, विस्फोट होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम में होगा, परमाणु बम में होगा, सूर्य नाभिक में होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका होता है परमाणु बम में, एटॉम बम में दोस्तों न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन होती है, अर्थात नाभिक के विखंडन की दोस्तों टूटने की रिएक्शन होती है। लेकिन वैसे ही दोस्तों यदि आप देखेंगे हाइड्रोजन बम में दोस्तों, इसमें क्या होता है, नाभिक दोस्तों क्या होता है, जोड़ता है। तो आपको ध्यान देना, इसमें आपका ऐड होगा, और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और ये दोस्तों ज़्यादा विस्फोट करता है। परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है। और सूर्य का नाभिक भी दोस्तों आपका नाभिक के संलयन पर ही आधारित होता है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए सूर्य के नाभिक की रिएक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। और कभी आता है दोस्तों मैक्सिमम गैस कौन सी वाली होती है सूर्य में, बताएंगे हाइड्रोजन गैस मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिरते हुए पिंडों की क्या विशेषता होती है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉलिंग फ्रीली ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, त्वरण होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या वेग, या चाल। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए एक समान त्वरण होता है दोस्तों, समान एक्सेलरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, समान त्वरण की प्रॉपर्टी दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। आपको बताना व्हाट इज द फोकस लेंथ ऑफ द लेंस whose पावर इज 2 डायोप्टर। दोस्तों यहाँ पर देखिए डायोप्टर का मतलब आपको पता होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर दोस्तों। ये आपका SI पद्धति में होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फोकस दूरी और दोनों में आपको संबंध देखना है पावर में, तो आपका क्या होता है, P = 1/f होता है। और यहाँ पर f आपको ध्यान देना है मीटर में होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत प्रभावित होता है इससे क्वेश्चन। यदि आपको फोकस लेंथ जो भी आपको दी है उससे आप मीटर में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पावर क्या दी है, यहाँ से आप निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे दोस्तों, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, अर्थात 1/p में आप रखेंगे दोस्तों 1/-2। तो ये कितना आएगा दोस्तों, -0.5। अब देखिए दोस्तों आपको इतना काहे में आया, मीटर में मिला आपको, लेकिन आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया, ध्यान देंगे आप हमेशा। तो देखिए आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, -0.5 × 100 कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, -50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। और माइनस फोकस दूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेंस किस प्रकार का होगा, ये आपका अवतल लेंस से होगा। तो ये भी चीज़ें दोस्तों आप साथ में याद करते रहें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कक्षा में घूम रहे पिंड का कक्षीय चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए कक्षा है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है। कक्षा में घूम रहे पिंड की कक्षीय चाल आपको बतानी है दोस्तों। व्हाट इज द प्लेनेटरी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप कहें दोस्तों ऑर्बिट मोशन ऑफ द प्लेनेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रह की जो आपकी कक्षीय चाल होती है दोस्तों, उसे आप कैसे निकालते हैं, इसको आपको पता होगा दोस्तों। आपको बताया था हमने, जब कोई पिंड कक्षा में घूमता है तो उसके लिए जो आपका अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों, वो गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल मतलब जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसके कारण कोई भी पिंड दोस्तों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। आप ध्यान देंगे, इसी के कारण दोस्तों अभिकेंद्र बल के कारण ही कोई भी पिंड सर्कुलर मोशन करता है। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये आपका Fg के बराबर अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे mv²/r। देखिए m द्रव्यमान है, v आपका वेलोसिटी है, और r आपकी दूरी है दोस्तों। अब देखिए तो mv²/r क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है, बराबर किसका होगा, Gmm/r²। ये क्या है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर गुरुत्वीय बल होता है, आपको पता होगा न्यूटन के नियम से। अब यहाँ पर देखिए r से r को आप काट देंगे, m से m को आप काट देंगे, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा v बराबर मिलेगा दोस्तों √Gm/r मिलेगा। तो यही दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आपका कक्षीय चाल का समीकरण होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखाई देता है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। और हमेशा के लिए आप याद रखेंगे दोस्तों, कक्षीय चाल बराबर आपका होता है √Gm/r। इसमें चाहें तो आप दोस्तों जी का मान पुट कर सकते हैं, इससे आप बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाट सेकंड किसकी इकाई होती है। आपको बताना है वाट सेकंड इज यूनिट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए वाट काहे का होता है दोस्तों, पावर का, इंटू सेकंड काहे का होता है, टाइम का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पावर गुणा समय क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं। कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, आपको पता होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्षमता P अर्थात पावर, क्षमता कहें, पावर कहें या फिर सामर्थ्य कहें, P बराबर आपका W/T होता है। तो कार्य करने की दर हो गई। तो यहाँ से आप यदि W बराबर करते हैं दोस्तों तो आपको क्या मिलता है, P/T अर्थात पावर इंटू टाइम, जो आपका यहाँ से निकल रहा था तो बिल्कुल वही आपको मिल गया यहाँ पर। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये आपका कार्य होगा। कार्य कहें दोस्तों या फिर आप ऊर्जा भी कहें, क्योंकि कार्य ही दोस्तों ऊर्जा होता है एक प्रकार से, तो आप कह सकते हैं ऊर्जा कार्य एक ही है, दोनों का जूल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका वाट सेकंड भी दोस्तों इन्हीं का मात्रक होगा, तो आप सही कर देंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या देखा दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर देखिए वाट किसका है, P का है, और वैसे आपने देखा सेकंड किसका है, इसका है। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करके भी दोस्तों निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संरक्षी बलों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का मान क्या होगा। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों, संरक्षी बल जिनको कहते हैं। इनकी क्या खासियत होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल पर दोस्तों यहाँ से आपने बल लगाया F1 और यहाँ से आपने बल लगाया F2। यदि दोस्तों दोनों बलों का मान बराबर है अर्थात F1 बराबर F2 है, तो आप कहेंगे दोस्तों दोनों क्या हैं दोस्तों, संरक्षी बल हैं। अर्थात यहाँ से आपका कोई भी विस्थापन नहीं होगा, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेज अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, तो यहाँ पर आप कहेंगे कोई भी विस्थापन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको आप बोलते हैं संरक्षी बल। असंरक्षी में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर आपका फोर्स जो है अलग अलग दिशा में लगेगा, तो उससे आपका अलग अलग प्रकार से विस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या संबंध है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ऐसा वेग दोस्तों जिसके कारण हम किसी भी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंकते हैं, उसे आप पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग तो आपको बता ही दिया दोस्तों, जिससे कोई भी पिंड अपनी कक्षा में घूमता है उसे आप कक्षीय वेग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने कक्षीय वेग का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, अभी हमने आपको निकाल के बताया था, अभी केंद्र बल बराबर फोर्स करके। तो यहाँ से आपने देखा था दोस्तों, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर था आपका √Gm/r। यदि आपको याद होगा दोस्तों, आपका यही फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे ही दोस्तों यदि आप प्लायन वेग का मान देखें, V0 बराबर देखें दोस्तों, ये होता है आपका √2Gm/r। अब दोनों में आपने क्या अंतर देखा दोस्तों, यहाँ पर आपका था √Gm/r, तो दोनों में कितना अंतर है, केवल दोस्तों आपका √2 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्लियरली V0 बराबर √2 आपका दोस्तों आ जाएगा VR, अर्थात √2 गुणा कक्षीय वेग। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा दिखता है, आपका C वाला दिखाई देता है, C वाला आपका सही हो जाएगा। यदि आपको प्लायन वेग को निकालना है दोस्तों, समीकरण को निकालना है, तो आपको निकालने का मेथड आपको बता देते हैं। 1/2 mv² बराबर होता है दोस्तों वर्ग क्या होता है आपका Gmm/r। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोस्तों आप v को निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छोटे समय अंतराल के लिए लगाया गया बल तथा समय का गुणनफल क्या होता है। आपको बताना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल टाइम फोर्स एंड टाइम पीरियड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका स्मॉल टाइम के लिए कोई फोर्स लगाया जाता है, मान लीजिए ΔT के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये फोर्स और दोस्तों ये छोटा सा टाइम पीरियड आपका, इनका दोनों का गुणा कर दें तो आपको क्या मिलेगा, अर्थात F × ΔT बराबर क्या होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए संवेग होगा, आवेग होगा, जड़त्व होगा, प्रत्यास्थता होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है आवेग मतलब दोस्तों आपका इम्पल्स। ऑप्शन नंबर आपका B वाला सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना दोस्तों, आवेग का फॉर्मूला आपका होता है F × ΔT। और वैसे ही दोस्तों आपको संवेग पता होगा, संवेग बराबर दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग होता है। और वैसे आपका जड़त्व मतलब दोस्तों आपका जो वस्तुओं का जड़ता का गुण होता है, अर्थात पूर्व अवस्था में आने का गुण होता है। प्रत्यास्थता का मतलब दोस्तों आपका जब किसी भी वस्तु को आप बल लगा के विरूपित करते हैं, उसकी अवस्था को बदलते हैं, तो दोबारा दोस्तों वो अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, फिर लौट आने का प्रयत्न करती है, तो आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह बिंदु जिस पर तार खींचने पर टूट जाता है, अर्थात व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड द पॉइंट वेयर इट्स ब्रेक। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप किसी तार को खींचते हैं, बहुत ज़्यादा खींच दिया आपने, तो एक ऐसा बिंदु आता है दोस्तों जहाँ पर तार टूट जाता है। यदि आप इसका ग्राफ देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की दोस्तों, यहाँ तक खींचता है और आप बाद में डाउन होने लगता है दोस्तों, और बाद में जब आप खींचते हैं तो एक बिंदु आता है, उससे आगे जाने पर ब्रेक हो जाता है। तो ये जो बिंदु होता है दोस्तों, पॉइंट होता है जो, इससे आप क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं, भंजक बोलते हैं, आघात वर्ध्यता बोलते हैं, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका कहलाता है दोस्तों भंजक बिंदु, इसे आप भंजक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका B वाला सही हो जाएगा। और तन्य का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, तन्यता का गुण, जब आप किसी भी तार को खींचते हैं तो उसमें खींचने का जो गुण होता है उसे आप तन्यता बोलते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, जब आप किसी धातु की प्लेट को पीटते हैं तो वो क्या होती है दोस्तों, पतली चादर में तब्दील हो जाती है। बार बार पीटेंगे तो आपका पतली चादर के रूप में तब्दील हो जाएगी, तो इसे दोस्तों आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको पता होने चाहिए, इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम का एक वेट है जो आपका दोस्तों घिरनी से लगा हुआ है और ये आपका सरफेस पर रखा हुआ है और एक दोस्तों नीचे को लटका हुआ है 5 किलोग्राम का वेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका नीचे को होगा, यहाँ पर आपका अंदर को होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है दिए गए चित्र में घिरनी के लिए त्वरण का मान क्या होगा, अर्थात दोस्तों आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे दोस्तों आप, इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी इस वाले के लिए। यहाँ पर देखिए घिरनी पर दोस्तों कितना बल लग रहा है, यहाँ पर आपका F बराबर A में लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल आपका टेंशन T है। यदि आप घर्षण को इग्नोर कर दें, यहाँ पर देखिए आपको कोई घर्षण की बात नहीं कही है, तो आप घर्षण को दोस्तों इग्नोर कर देंगे, अर्थात घर्षण को आप जीरो कर देंगे, तो घर्षण कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी टेंशन होगी, टेंशन बराबर आपका F बराबर A में हो जाएगा केवल इस बिंदु के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका केवल सतह पे आपका पिंड रखा हुआ है, इस पर और कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, T बराबर M1A, अर्थात दोस्तों आपका 3A आ जाएगा। तो ये आपका T का मान आ गया। वैसे ही दोस्तों यदि आप नीचे वाले के लिए देखेंगे, M2 के लिए देखेंगे दोस्तों, तो M2 के लिए देखिए द्रव्यमान आपका 5 किलोग्राम है, तो दोस्तों आपका नीचे की ओर mg लग रहा है। तो यहाँ पर आपका mg पहले आएगा दोस्तों, M2g करेंगे और माइनस टेंशन आपकी ऊपर की ओर है, बराबर दोस्तों आपका M2A आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले आप मिटा लेते हैं इनको। इन पर आप मान रखिए दोस्तों, मान आप रखेंगे M2 क्या है दोस्तों आपका 5g हो गया, माइनस T हो गया, बराबर आपका 5A हो गया। अब देखिए दोस्तों आपने T का मान अभी निकाला था, T बराबर आपने 3A निकाला था, तो यहाँ पर आप रख दीजिए T बराबर 3A रख देंगे दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा 5g माइनस 3A बराबर 5A। अब देखिए दोस्तों आपका 5A और 3A यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे आपस में, तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको 5A प्लस 3A कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5g। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 8A बराबर 5g आ गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका देखिए 8A बराबर 5g आ गया, तो A बराबर आपका दोस्तों 5g/8 आ जाएगा। कहने का मतलब यदि आप g का मान रख देंगे दोस्तों, आपका g बराबर आपको पता होगा 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर अर्थ के लिए दोस्तों। तो ये आप रख देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5 गुणा 9.8/8। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपका देखिए आसानी से आपको मिल जाएगा 6.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको जब भी निकालना होगा, ये आप इसी प्रकार से निकालेंगे इन क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका इस प्रकार का आता है, मान लीजिए आपका घिरनी इस प्रकार से है और दोनों तरफ दोस्तों आपका वेट लगा है, यहाँ पर M1 है, यहाँ पर आपका M2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A बराबर M2 माइनस M1 और बट्टे दोस्तों आपका M1 प्लस M2 और बाहर से आप जी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो इससे भी दोस्तों आपका ए निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या था आपका थोड़ा सा केस अलग था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दाब बढ़ने पर श्यानता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ़ प्रेशर इज इंक्रीजिंग विस्कोसिटी विल। दोस्तों यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी आपको पता होगा, श्यानता क्या होती है। श्यानता दोस्तों द्रवों और गैसों का गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके आधार पर क्या होता है दोस्तों, एक द्रव की सतह दूसरे द्रव की सतह पर घर्षण लगाती है, या फिर आप कहें एक वायु की सतह दोस्तों दूसरी वायु की परत पर एक घर्षण लगाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऊपर वाले परतों की गति को क्या करता है दोस्तों, धीमा करता है। तो इसे बोलते हैं आप श्यानता। अब देखिए दोस्तों परतें आपकी पानी की हैं, मान लीजिए आपने ऊपर से दबाव बढ़ाया, P बढ़ाया, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपस में कंप्रेस होंगी, अर्थात दोस्तों इनके बीच की दूरी घटेगी, तो उससे और ज़्यादा क्या होगा, घर्षण लगेगा। तो इसका मतलब दोस्तों आपका दाब बढ़ाने पर श्यानता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको देखिए जो भी बिंदु बताए गए इनको आप नोट करते रहेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।